दोस्तों, आप जब भी ग्रेट इन्वेंटर्स के बारे में सोचते होंगे तो काफ़ी बड़े बड़े और विख्यात नाम आपके दिमाग में आते होंगे, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, राइट ब्रदर्स और भी ऐसे ही काफ़ी बड़े बड़े नाम। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। वो नाम है निकोला टेस्ला। अगर हम अपने फ़ोन्स को वायरलेसली चार्ज कर पाते हैं, या लाइट्स को ऑन कर पाते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर्स को यूज़ कर पाते हैं, तो इसका श्रेय जाता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को, जिनका नाम था निकोला टेस्ला। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में एक मेड को 86 साल के बूढ़े व्यक्ति की डेड बॉडी मिली, जो कि कुछ सालों से वहीं रह रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि खुद टेस्ला थे। टेस्ला की मौत के वक्त ना तो उनके पास कोई संपत्ति थी और ना ही उनका कोई अपना था। दूध और बिस्किट खा के उन्होंने अपना आखिरी समय गुजारा। मतलब आखिर ऐसा क्या ही हो गया कि इतने बड़े इन्वेंटर को ऐसे दिन देखने पड़े। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के एंड तक आपको इस बात का जवाब जरूर मिल जाएगा। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ला का जन्म स्मिलान के टाउन में हुआ था 10 जुलाई 1856 को, जिसे कि अब क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही टेस्ला को विजन्स दिखते थे, जो कि उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देते थे कि क्या रियल है और क्या इमेजिनरी। ये विजन्स इतने क्लियर होते थे कि टेस्ला अपने दिमाग में ही उस इन्वेंशन को बना लेते थे जो उन्हें विजन्स के तौर पर दिखता था, यानी कि उन्हें कुछ भी पेपर पे उतारने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसा उन्होंने खुद कहा है 1919 के एक आर्टिकल में। उनका कहना था कि उनके इन्वेंशंस ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसा वो चाहते हैं, एंड उनके एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट भी उनके मुताबिक ही निकलता है। पिछले 20 सालों में एक बार भी कुछ गलत नहीं हुआ है। टेस्ला ये भी बताते हैं कि उनका इन्वेंशन में इंटरेस्ट उनकी मदर जोका मेंडिच की वजह से जागा था। जोका मेंडिच ने छोटे मोटे हाउस होल्ड अप्लायंसेस इन्वेंट किए थे अपने स्पेयर टाइम में। इनके पास एडिटिंग मेमोरी थी, यानी कि ये किसी भी इमेज को हाई प्रिसीजन के साथ रिकॉल कर सकती थी, जो कि सेम एबिलिटी टेस्ला को भी मिली। टेस्ला के पिता एक प्रीस्ट थे और वो चाहते थे कि टेस्ला भी वही बने, लेकिन टेस्ला का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था। एक बार जब टेस्ला को कोलेरा हुआ तो वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, तो उनके पिता ने उनसे कहा कि अगर टेस्ला सरवाइव कर जाते हैं तो वो उन्हें इंजीनियरिंग स्कूल में एडमिशन दिला देंगे। एंड मिरेकुलसली टेस्ला सरवाइव कर गए। अब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने ऑस्ट्रिया के टेक्निकल कॉलेज ऑफ ग्रास में गए, जहाँ की उन्होंने सुबह के 3 बजे से रात के 11 बजे तक अपने आप को काम में व्यस्त रखा। प्रोफेसर्स काफी ज्यादा चिंतित थे कि ऐसा ही चलता रहा तो टेस्ला मर जाएंगे, लेकिन टेस्ला अपना काम करते रहे। उनका दिमाग इतना ज्यादा तेज था कि वो कैलकुलस तक को भी अपने दिमाग में ही सॉल्व कर दिया करते थे और 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोल लिया करते थे। वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थे, लेकिन जुए की बुरी लत की वजह से वो अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाए। इस डर से वो अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गए ताकि उनकी फैमिली को इस बारे में पता ना लगे। टेस्ला उसके बाद यूरोप में मूव हो गए और बुडापेस्ट में एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पे टेलीफोन कंपनी में काम करने लगे। ऐसे ही एक दिन पार्क में टहलते हुए उन्हें एक विजन दिखा इलेक्ट्रिसिटी को एक नए तरीके से जनरेट करने का, यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। ये उनकी एक ऐसी बड़ी इन्वेंशन होने वाली थी जो कि पूरे वर्ल्ड को चेंज करने वाली थी। अल्टरनेटिंग करंट या कहीं एसी के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सन 1882 में टेस्ला पेरिस में सेटल हो गए ताकि थॉमस एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी के फ्रेंच ब्रांच में काम कर सके। अब उन्होंने शुरुआत इंडोर लाइटिंग को इंस्टॉल करने से की, लेकिन वहां के मैनेजर्स ने उनका टैलेंट पहचाना और उनसे और भी कॉम्प्लेक्स काम करवाने लगे, जैसे कि डायनामोस एंड मोटर्स को डिजाइन एंड बिल्ड करना। अब वो थ्रू आउट यूरोप घूमने लगे एडिसन की अलग अलग ब्रांचेस में जाके प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। 2 साल बाद सन 1884 में टेस्ला के मैनेजर ने उन्हें एक जॉब ऑफर की एडिसन मशीन वर्क्स की न्यूयॉर्क ब्रांच में। टेस्ला ने ऑफर एक्सेप्ट किया और अमेरिका पहुंच गए। एडिसन शुरुआत से ही टेस्ला को काफी अच्छा मानने लगे थे और उनके काम से काफी ज्यादा खुश भी हुए, लेकिन ये एडमिरेशन ज्यादा समय तक नहीं टिकी और वो एक दूसरे के राइवल बन गए। दोनों इस बात पर डिसएग्री करने लगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंटेन एंड डिलीवर किया जाए। एडिसन डायरेक्ट करंट को सही मानते थे, जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जबकि टेस्ला का मानना था कि अल्टरनेटिंग करंट बेस्ट है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शंस चेंज करते रहते हैं। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है वो काफी ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि ये करंट की एक स्टेडी सप्लाई मेंटेन रखता है, क्योंकि ये आउटलेट्स को ओवर पावर नहीं करता है, जिसका मतलब है कि अनलाइक डायरेक्ट करंट
ये ज्यादा पावर को प्रोवाइड कर सकता है और पावर को और भी ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसमिट भी कर सकता है। यही कारण है कि एसी हमारे घर और बड़े बड़े अप्लायंसेस को पावर करता है, जबकि डीसी छोटे आइटम्स को पावर करता है, जैसे कि रिमोट, घड़ी या फ्लैशलाइट। अब एडिसन ने एसी को अपनाने से बिल्कुल ही मना कर दिया और इस आइडिया के खिलाफ हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि एसी के आने से डीसी की सेल्स गिर जाती और डीसी के सभी पेटेंट्स केवल एडिसन के नाम थे। टेस्ला के मुताबिक एडिसन कंपनी के मैनेजर ने उन्हें $50,000 भी ऑफर किए अगर वो उन मशीन को इम्प्रूव कर देते हैं जो कि डीसी पे रन करती थी। जब टेस्ला ने ऐसा किया तो मैनेजर ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। ऐसे ही कई एक्सप्लॉइटेशन के बाद टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और अपनी खुद की इलेक्ट्रिक कंपनी स्टार्ट की 1885 में। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनके इन्वेस्टर्स ने उनके आइडिया में काफी कम इंटरेस्ट दिखाया और उनके पेटेंट्स एंड कंपनी दोनों को हथिया लिया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि टेस्ला ने कंपनी के नाम से पेटेंट करवाए थे ताकि उन्हें स्टॉक मिल सके जो कि अब वर्थलेस थे। अब अपनी कंपनी खोने के बाद सरवाइव करने के लिए टेस्ला ने $2 की दिहाड़ी पे काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उनका भाग्य बदलने वाला था। सन 1887 में टेस्ला ने एक इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन किया जो कि एसी पर चलती थी। ये मोटर सबसे एफिशिएंट वे थी इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने की। इसी टेक्नोलॉजी का एक वर्जन आज के समय में टेस्ला की गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ला ने इस मोटर को पेटेंट करवाया और इसे दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में लेकर गए, जिसने कि जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का ध्यान आकर्षित किया जो कि एक मेजर प्लेयर थे इलेक्ट्रिक मार्केट में। वेस्टिंगहाउस को लगा कि टेस्ला की एसी मोटर ही वो चाबी है जिससे कि वो मार्केट में एसी को लाकर एडिसन के डीसी से टक्कर ले सकते हैं। अब टेस्ला ने एसी मोटर को लाइसेंस किया वेस्टिंगहाउस को $60,000 के बदले और साथ ही साथ उन्हें स्टॉक्स एंड रॉयल्टीज भी मिली। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को एज अ कंसल्टेंट भी हायर किया फॉर $2,000 अ मंथ। अब करंट की वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। एडिसन ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया था वेस्टिंगहाउस और टेस्ला की टेक्नोलॉजी को गलत प्रूव करने के लिए। एडिसन ने सीक्रेटली एक इलेक्ट्रिक चेयर को फाइनेंस किया जो कि एसी पे चलती थी ताकि वो लोगों को दिखा सके कि एसी कितना डेंजरस है। एडिसन की कंपनी ने पब्लिकली एनिमल्स को भी टॉर्चर किया जस्ट अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। यही नहीं बल्कि 1903 में उन्होंने एक सर्कस के एलिफेंट को ऑल्टरनेटिंग करंट से इलेक्ट्रोक्यूट किया और उस पर फिल्म भी बनाई। अब इतनी घटिया स्कीम्स के बावजूद भी वेस्टिंगहाउस और टेस्ला के साथ सिर्फ अच्छी चीजें ही हो रही थी। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन था जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका ढूंढने की 400th एनिवर्सरी के लिए था। इस मेले में एडिसन की डीसी की नहीं बल्कि टेस्ला के एसी की मदद से पावर ली गई थी, जहां आए 27 मिलियन लोगों को समझ में आ गया था कि फ्यूचर डीसी नहीं बल्कि एसी है। इसके बाद उन्होंने नाइग्रा फॉल्स में दुनिया का पहला एसी पावर प्लांट बनाया। ये प्लांट काफी बड़ी सक्सेस था और इसने बुफेलो, न्यूयॉर्क को एसी करंट पहुंचाया। इससे वेस्टिंगहाउस और टेस्ला करंट वॉर जीत चुके थे और डीसी करंट को लोग पीछे छोड़ने लगे थे। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। वेस्टिंगहाउस की कंपनी के पास पैसों की कमी होने लगी और वो $10 मिलियन के कर्जे में डूब गए। 1897 में वेस्टिंगहाउस टेस्ला के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वो अपनी रॉयल्टीज को कम कर दें ताकि वो अपनी कंपनी को बचा सकें। अब टेस्ला ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था अपने फ्रेंड वेस्टिंगहाउस को बचाने के लिए, क्योंकि वेस्टिंगहाउस ने उस समय टेस्ला का साथ दिया था जब कोई भी टेस्ला के साथ नहीं था। टेस्ला ने बड़ी आसानी से $12 मिलियन की रॉयल्टीज को छोड़ दिया, जो कि आज के समय में करीब 2500 करोड़ रुपए हैं। अगर टेस्ला कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ते तो वो उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके होते और साथ ही साथ वो दुनिया के पहले इंसान बनते जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा होती। इस एक्ट की वजह से उनके फ्रेंड वेस्टिंगहाउस की कंपनी बच गई और बदले में वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को $216,000 टेस्ला के एसी पेटेंट्स को हमेशा उनके नाम करने के लिए ऑफर किए। अब इस पैसे से टेस्ला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे और न्यूयॉर्क में वो लेबोरेटरीज बनाने लगे ताकि वो नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। ये वो पीरियड था जब उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेंशंस किए और 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स अपने लाइफ टाइम में अपने नाम किए। उन्होंने नियॉन लाइटिंग का अर्ली वर्जन क्रिएट किया, द टेस्ला टर्बाइन बनाया जो कि एक ब्लेडलेस टर्बाइन था व्हीकल्स के लिए। मेडिकल साइंस में उन्होंने एक्सरे टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। ये रहा उनके खुद के हाथ का एक्सरे। साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट रिमोट कंट्रोल बनाया। 1898 में उन्होंने एक मिनिएचर बोट को इससे कंट्रोल किया मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में। ये इन्वेंशन अपने समय से इतना आगे था कि लोगों को लगा कि टेस्ला किसी मैजिक का यूज कर रहे हैं।
इन सब में उनकी सबसे प्रख्यात इन्वेंशन थी टेस्ला कॉइल। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। कॉइल्स की मदद से उन्होंने डिस्कवर किया कि वो रेडियो सिग्नल्स को सेंड या रिसीव कर सकते हैं अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करे तो। टेस्ला फर्स्ट रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने ही वाले थे कि उनकी लैब में आग लग गई, जिसने कि सब डिस्ट्रॉय कर दिया 1895 में। उन्होंने अपनी सालों की मेहनत, इक्विपमेंट्स एंड रिसर्च उस आग में खो दी। टेस्ला ने रेडियो के लिए पेटेंट फाइल नहीं किया था अगले 2 सालों तक। ये फायर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी और इसके बाद सब बुरा ही बुरा उनके साथ होने लगा। जिस समय वो रेडियो पे काम कर रहे थे, ठीक उसी समय एक इटालियन एंटरप्रेन्योर गुलियल्मो मार्कोनी भी रेडियो के इन्वेंशन पे काम कर रहे थे। उन्होंने यूएस में पेटेंट एक्वायर करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उनका डिजाइन टेस्ला के डिजाइन से काफी ज्यादा सिमिलर था तो उन्हें पेटेंट नहीं मिला। हालांकि परिस्थितियां बदल गई जब मार्कोनी ने दुनिया का पहला रेडियो मैसेज अटलांटिक के पार भेजा 1901 में, वो भी टेस्ला के 17 पेटेंट्स को इस्तेमाल करके। अब एडिसन मार्कोनी को पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देने लगे। टेस्ला को मार्कोनी की अचीवमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 1904 में यूएस पेटेंट ऑफिस का माइंड अचानक से बदल गया और उन्होंने मार्कोनी को रेडियो के इन्वेंशन के लिए पेटेंट दे दिया। इस डिसीजन के लिए कोई भी रीजन उनकी तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन मार्कोनी के पीछे एडिसन की जो पावरफुल फाइनेंशियल बैकिंग थी उससे वैसे भी सब कुछ क्लियर हो ही जाता है। मार्कोनी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया 1911 में, जो कि पॉसिबल हो पाया था टेस्ला के कामों के कारण। टेस्ला इस बात से बहुत निराश हुए और उन्होंने मार्कोनी के ऊपर केस कर दिया, जो कि कई सालों तक चला। इवेंचुअली इस केस का फैसला टेस्ला के हक में आया, लेकिन तब तक टेस्ला की मृत्यु हो चुकी थी। इस रेडियो इंसिडेंट ने टेस्ला के करियर को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन लाना चाहते थे और उन्होंने काफी बड़ा वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन भी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में बनाया था, जिसे कि वार्डन क्लिफ टावर कहा गया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां हम मैसेजेस को वायरलेसली सेंड या रिसीव कर सकें। वो दोबारा अपने समय से काफी आगे थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बैकर्स को उनके इस प्रोजेक्ट पे यकीन नहीं हुआ और उन्होंने टेस्ला के आइडिया को फंड करने से मना कर दिया। अब इसकी वजह से टेस्ला की फाइनेंशियल स्थिति फिर बिगड़ने लगी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को छोड़ने के सिवाय। टेस्ला की मेंटल हेल्थ अब खराब होने लगी थी और उन्होंने अपने आखिरी साल न्यूयॉर्कर होटल में गुजारे, जिसका खर्चा उनके फ्रेंड वेस्टिंग हाउस ने पे किया। वो रेंट फ्री तो रहे, लेकिन डेट के साथ मर गए। अगर एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने निकोला टेस्ला के इन्वेंशन से हमें अवगत नहीं कराया होता तो ऐसा बड़ा जीनियस हिस्ट्री में ही नजरअंदाज होकर रह जाता। उन्हीं के इन्वेंशंस हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा प्लेनेट पावर रिसीव कर पा रहा है, वायरलेस ट्रांसमिशन हो पा रहा है। अब अगर आपको जानना है कि आइंस्टाइन का टाइम डायलेशन क्या है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो आपका इंतजार कर रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।